एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अब छुट्टियों के बाद फिर से आपकी वर्कशीट और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 72। ये कक्षा 10 के हिंदी विषय कृतिका की साना साना हाथ जोड़ी भाग 2 है। इससे पहले इसका पहला भाग हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि मैं वर्कशीट शुरू करूं, आपके एग्जाम से संबंधित मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूं और 2007 से 2016 तक के क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर लिए हैं। तो अब वर्कशीट के बाद मैं समय निकाल के आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाऊंगा और वो सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। 2021 की परीक्षा में निश्चित है कि ये प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को और उनकी मूल कॉपी में जिस तरह से जो फॉर्मेट आता है, जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, उस क्वेश्चन पेपर के मूल प्रति में मैं आपको अवेलेबल करवाने जा रहा हूं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट नंबर 72। तो चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्यिक विधा यात्रा वृतांत है। आपको बहुत बार कहा गया है कि यात्रा में जब हम किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। मतलब कि हम कहीं जाते हैं और आप मान लीजिए दिल्ली हैं और दिल्ली से आपने मन बनाया कि चलो जम्मू घूमा जाए। तो जम्मू के लोगों का रहन सहन, जम्मू की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान, वहाँ के लोगों के बातचीत करने का तरीका, इन सभी बातों को अगर आप किसी डायरी में अच्छे ढंग से लिखते हैं तो यह यात्रा वृतांत कहलाता है। मतलब आप उसको साहित्यिक रूप देते हैं सही ढंग से। अगर आप उसको लिखते हैं, आप कैसे गए, किन से मिले, किन से बात किए, वहाँ की किन बातों से आप प्रभावित हुए, वहाँ का खान पान कैसा था, पहनावा कैसा था, रहन सहन कैसा था, अतिथियों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, इन सभी बातों की चर्चा अगर आप अपने उस डायरी में करते हैं तो वह यात्रा वृतांत कहलाएगा। तो यही यात्रा वृतांत है। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम पाठ को आगे जानते हैं। ओके, तो इस वर्कशीट में हमें देखना है कि सिक्किम की भौगोलिक यात्रा जो उन्होंने की, सिक्किम की स्थिति को जाना, उसके बारे में वो क्या क्या बताती हैं। और सिक्किम प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर राज्य है। सिक्किम प्रोजेक्ट हमने इस चैनल पर डाला भी है, आप उसको देख लेंगे और उसमें सिक्किम के बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र डाले गए हैं। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप सिक्किम घूमने जरूर जाएं। वहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगी, जो कि विश्व में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस चीज़ को अगर आपको अपनी आंखों से देखनी हो तो आप सिक्किम जरूर जाएं, वहाँ की यात्रा करें और वहाँ हिमालय की सफ़ेद बर्फीली चोटियों का आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पाठ को हम देखते हैं। कह रहा है जगह जगह गदराए पाइन। गदराए पाइन का मतलब, पाइन एक वृक्ष होता है और गदराने का मतलब कि उस पर खूब पत्ते लदे हुए हों, उसको गदराए पाइन बोलते हैं। तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। पहाड़ी जगहों की ये विशेषता होती है कि वहाँ जो भी वृक्ष मिलते हैं वो नुकीले होते हैं, मतलब ऊपर से नुकीले होते हैं। और मैदानी भागों में जो वृक्ष मिलते हैं उनकी बनावट कुछ यूँ होती है। तो इस तरह से ये नुकीले क्यों होते हैं? जब 3000 फीट से ऊपर आप चले जाइएगा और वहाँ जो भी वृक्ष मिलेंगे, मतलब समुद्र तल से 3000 फीट से ऊपर के जगहों पर, तो इनकी बनावट कुछ अलग हो जाती है और प्रकृति ने इनको इस ढंग से बनाया है कि अगर इस पर बर्फ़ वगैरह भी गिरे तो वो इस पर टिके नहीं, नीचे चला आए और पेड़ को कोई खास नुकसान नहीं पहुँचे। अगर इस तरह का वृक्ष होगा और इस पर अगर हिमपात होता है, बर्फ़ गिरते हैं, तो बर्फ़ से ये
ढक जाएंगे और बर्फ़ का वजन इतना अधिक हो जाएगा कि ये वृक्ष टूट जाएंगे, इसकी टहनियाँ टूट जाएंगी। तो कुछ इस चीज़ को भी देखते हुए वहाँ पर नुकीले वृक्ष होते हैं। तो किस किस चीज़ के नुकीले वृक्ष थे? पाइन के और धूपी के। इन दो चीज़ों के नुकीले वृक्ष का जायजा लेते हुए वे आगे बढ़ने लगे। और जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, बौद्ध धर्म की जो पताकाएँ होती हैं, जो ध्वज होते हैं, वह सफ़ेद रंग की दिख रही थी और किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। उस पर जो पताकाएँ जो फहरा रही थी उस पर कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। नार्गे जो लेखक मधु काकरिया के साथ था, उसने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की, बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। मतलब कि हम लोग जो अपने हिंदू धर्म में कर्मकांड करते हैं, तो बौद्ध धर्म में बुद्धिस्टों के आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, मतलब फहराने के बाद इनको उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। मतलब एक बार जब पताका फहरा दी जाती है तो फिर अपने आप ही नष्ट होती है, उसको फिर उतारा नहीं जाता है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। अंतर हो गया, अगर कोई मरता है तो वहाँ सफ़ेद, और कोई नया कार्य होता है उसमें जो पताकाएँ लगाई जाती हैं तो वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टंगी हुई थी। मतलब नार्गे अपने धुन में मस्त था और लेखिकार ने देखा कि उसकी जीप में दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई है। और ये दलाई लामा की तस्वीर कई दुकानों पर भी उन्होंने, मतलब लेखिका ने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी जा सकती है। मतलब कि सिक्किम में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुतायत में हैं और वे लोग अपने साथ दलाई लामा की तस्वीर रखते हैं, क्योंकि दलाई लामा बौद्ध धर्म के बहुत ही अच्छे बोधिष्ट हैं और उनका काफ़ी उच्च स्थान है। तो अभी तक में हमने देखा कि किस तरह से लेखिका वहाँ घूमी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं इस वर्कशीट में, आगे की कहानी आपको आगे सुनाई जाएगी। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, यात्रा वृतांत से आप क्या समझते हैं? सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा? तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, यात्रा वृतांत से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, वहां की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है? वहाँ की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर है, सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। वह एक सुंदर तथा पहाड़ी राज्य है। और प्रश्न 3 है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? इसका उत्तर है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तब वहाँ के लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा देते हैं। इसके बाद प्रश्न 4 है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगाते हैं। और प्रश्न 5 अंतिम प्रश्न है, लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर देखी। तो बच्चों, इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और मैं आपको पुनः याद दिलाता हूँ कि अब आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैनल पर उपलब्ध करवाने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।